आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी आंखें देखने के काबिल हो गई थी। बोट बड़ी ही तेज रफ्तारी से जा रही थी और बमुश्किल 20-25 गज दूर मुझे काली सी कोई बहुत बड़ी चीज दरिया में से उभरती हुई नजर आई। आपने तस्वीरों में वेल मछली देखी होगी, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे यह वेल मछली हो। बोट में वहां तक पहुंचते चंद सेकंड ही लगे होंगे। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये तो दरिया में से उभरी हुई चट्टान है। मैं उस चट्टान तक पहुंच गया था। अगर मैं संभल ना जाता तो इस रफ्तार से बोट चट्टान से टकराती तो बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाने थे और मैं उस टक्कर से कभी जिंदा ना बच पाता। मेरी लाश भी ना मिलती। चट्टान मेरी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और बड़ी ही तेजी से बड़ी होती जा रही थी। मैंने पूरा व्हील बाएं तरफ घुमा दिया। बोट चट्टान के बिल्कुल करीब जाकर 90 दर्जे के जाविये पर जाकर घूमी तो मैं समझा कि टक्कर तो बच गई है, लेकिन बोट उलट जाएगी। फिर मैंने व्हील दाएं को मोड़ा तो बोट सीधी हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी हरकत कल्ब बंद हो गई हो। मुझे खतरा महसूस होने लगा कि नीचे अभी और चट्टानें होंगी और ऐसे हो सकता है कि बोट का पैंदा किसी चट्टान से रगड़ा जाए और जरा सा भी सुराख हो गया तो पानी बोट के अंदर आने लगेगा और फिर उसका नतीजा सिवाय डूब जाने के और कुछ नहीं होगा। मुझे अंगसोन की वो बात याद आई कि बहुत आगे जाकर बाएं को हो जाना, लेकिन बोट को तिरछा रखना। ऐसा ना करना कि 90 दर्जे के जाविये पर बोट को मोड़कर समझो कि किनारे जा लगोगे। मैंने बोट को जरा सा बाएं तरफ मोड़ दिया। दरिया के वस्त में लहरें तो उठ रही थी, लेकिन पाट बहुत ही फैल जाने की वजह से उनमें वो जोर और जोशो खरोश नहीं रहा था जो मैं पीछे देख आया था। बोट उन लहरों को चीरने लगी। अब बोट लहरों पर गालिब आ रही थी। कुछ दूर तक बोट लहरों को चीरती आगे ही आगे बढ़ती रही और फिर उनसे निकल गई। अब मैं अगले किनारे के करीब पहुंच रहा था और पानी पुरसकून हो गया था, लेकिन खतरा यह था कि वो किनारा भी डूबा हुआ था और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि किनारा है कहाँ। मेरी बड़ी ही सख्त आजमाइश तो अब शुरू हुई। सूरज गरूब हो चुका था और शाम बड़ी तेजी से स्याह होती जा रही थी। सिर्फ एक सहूलत हासिल थी। मुझे वैसे ही ख्याल आ गया कि इस बोट के सामने 2 बत्तियां भी लगी हुई हैं। मैंने उनके स्विच ढूंढना चाहे तो अंधेरे में ठीक तरह नजर नहीं आ रहे थे। टटोल कर एक स्विच अलग थलग पोजीशन में महसूस हुआ जो ऑफ पोजीशन में था। मैं डरा कि यह किसी और चीज का ही ना हो। खतरा मोल लेकर उसे ऑन किया तो सामने की बत्तियां जल उठीं। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि उनकी रोशनी मोटर गाड़ियों की तरह तेज और दूर तक पहुंची थी। रोशनी तो मिल गई, लेकिन मेरी जिस्मानी हालत बिगड़ रही थी। मैं जिस तरह बोट के अंदर पटका गया था वो सुना चुका हूँ। उससे तो मेरी हड्डियां दुखने लगी थी। उस दुखन में इजाफा इस तरह हुआ कि सामने से बड़ी ही ठंडी हवा मेरे जिस्म के साथ टकराती थी। मैं हवा में खड़ा था और बचाव का कोई इंतजाम नहीं था। उस ठंड ने मेरे जिस्म को जाम करना शुरू कर दिया। इतनी तेज हवा में आंखें खुली रखना भी खासा मुश्किल था। आंखों पर जोर देता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि आंखें दुखने लगीं। अचानक सामने देखा तो यूं मालूम हुआ जैसे बहुत बड़ा दरख्त दरिया में खड़ा हो। मैंने रफ्तार कम कर दी और बोट उस दरख्त तक पहुंच गई। करीब जाकर मैं समझा कि यह कोई टूटा हुआ या जड़ों से उखड़ा हुआ दरख्त है जो ना जाने कहां से दरिया में बहता आ रहा है। मैंने उसी तरह बोट को तकरीबन 90 दर्जे के जाविये पर दाएं को मोड़ा, जिस तरह चट्टान से बचने के लिए बाएं को मोड़ा था। फिर वही खतरा आ गया कि बोट उलट जाएगी। मैंने फौरन बोट को बाएं तरफ मोड़ा। दरख्त के टहन बोट के नीचे लगे और साइड को भी, लेकिन बोट आगे निकल गई। अब मैंने उसकी रफ्तार तेज कर दी। मैंने दरिया के दाएं और बाएं का मंजर बयान नहीं किया। दोनों अतराफ वैसा ही जंगल था जैसे जंगल में मैं रह आया था। उसी तरह चट्टानें थी, ऊंची नीची टेकरियां थीं और दरख्तों की इतनी बहुतात कि दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। अंधेरा गहरा हो गया तो दूर, बहुत दूर मुझे शोले से चमकते और बुझते नजर आ रहे थे। वो यकीनन तोप खाने की जो गोलाबारी कर रहे थे। मुझे हल्की हल्की धमक भी सुनाई देने लगी थी। इसलिए मैं समझा कि मैदान जंग ज्यादा दूर नहीं। मैं मैदान जंग यानी अगले मोर्चों की तरफ जा रहा था। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि खासा ज्यादा फासला तय कर आया हूँ। उस गोरे कैप्टन ने जो पेट्रोल पार्टी लेकर उस बस्ती की तरफ गया था और जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, बताया था कि जंग वहां से 50-60 मील दूर है। मुझे अब और आगे नहीं जाना था। मैंने सोचा कि जापानियों के मोर्चों के पीछे चला जाऊं। मोटर बोट ने एक झटका सा खाया और कुछ आगे चली गई। वैसा ही झटका लगा और इंजन बंद होकर खुद ही चल पड़ा, लेकिन ये झटके बार बार लगने लगे और इंजन बिल्कुल ही बंद हो गया। सामने वाली बत्तियां बहुत मध्यम हो गईं। मैंने इंजन स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन जरा सा स्टार्ट होकर खामोश हो जाता था। इसका मतलब इसके सिवा और क्या हो सकता था कि तेल खत्म हो गया था। अगर तेल ही खत्म हो गया था तो ये सबूत था कि मैं कमोबेश 40 मील का फासला तय कर आया हूँ। अब तो आगे जाने का सवाल ही खत्म हो गया था। कश्ती अब दरिया के जोर पर चली जा रही थी। मैंने उसे किनारे की तरफ मोड़ा, लेकिन कश्ती की रफ्तार तो थी नहीं जो उसे फौरन मोड़ लेती। ये किनारे की तरफ होते होते 1.5-2 मील आगे निकल गई।
और आखिर किनारे के साथ टकराई। बोट रुक गई थी। मैंने राइफल उठाई और कंधे से लटकाकर बोट से निकला तो मेरे नीचे घुटनों तक पानी था। मैं बोट को वहीं छोड़कर पानी से निकल आया। पानी कुछ दूर तक था, आगे वैसी ही जमीन और वैसा ही जंगल था जिसमें से मैं आया था। मुझे ये यकीन था कि दरिया के इस किनारे पर जापानियों के मोर्चे हैं। मैं अंदाजे से चलता ही गया। बर्मा के जंगल का मैं आदी हो चुका था। घुप अंधेरे में भी मैंने चलने में कोई दुश्वारी महसूस ना की। अलबत्ता जिस्म की हालत बिगड़ती जा रही थी। अगर मुझे गर्म कपड़े मिल जाते या कोई बंद कमरा मिल जाता तो जिस्म गर्म होकर ठीक हो जाता। लेकिन जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और मेरे जिस्म ने जो बोट में चोटें खाई थी वो सारे जिस्म में दर्द और नकाहत पैदा कर रही थी। भूख और प्यास ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था। जंगल में एक और खतरा दरिंदों का था। वहां शेर भी हो सकता था और भेड़िए भी, लेकिन उनका मुझे डर नहीं था क्योंकि मेरे पास राइफल थी और 3 रिवॉल्वर थे। कुछ वक्त बाद टांगें जैसी रह गई हों। वो तो जवानी की उम्र थी कि मैं चलता गया, लेकिन कुछ और आगे जाकर मैंने कदम घसीटने शुरू कर दिए। फिर ऐसे हुआ कि चंद कदम चलकर मैं किसी दरख्त के सहारे खड़ा हो जाता और 2-4 मिनट के बाद फिर चल पड़ता। मैं इतना समझता था कि रुकना ठीक नहीं। जिस्म ने ठंडे होकर बिल्कुल ही बेजान हो जाना था, लेकिन चलते रहने से भी नौबत वहां तक पहुंच गई कि मैं कदम घसीटने के भी काबिल न रहा। मैं बैठ गया। मैंने अल्लाह को याद किया और बुलंद आवाज से अल्लाह को पुकारा और इसके साथ ही मैंने दिमाग को गैर हाजिर ना होने दिया, ना ही ख्यालात को भटकने दिया। इस हकीकत को सामने रखा कि मुझे जापानियों तक पहुंचना है। तकरीबन 15 मिनट में बैठा रहा और जब मैं उठने लगा तो पता चला कि मैं ज़ईफुल उमर आदमी की तरह उठने में बहुत दुश्वारी महसूस कर रहा हूँ। मैंने राइफल का सहारा लेकर उठने की कोशिश की और उठ खड़ा हुआ। फिर राइफल का सहारा लेकर और कुछ झुककर इस तरह चलने लगा जिस तरह बहुत बूढ़ा कोई आदमी लाठी के सहारे चलता है। तोपों के धमाके अब जरा साफ और पहले से कुछ बुलंद सुनाई देने लगे थे और उस तरफ का आसमान फायर होती तोपों के शोले से सुर्ख होता, बुझता और सुर्ख होता था। मैंने यूं महसूस किया जैसे जंगल कम घना हो गया है और दरख्तों का आपस का फासला बढ़ता जा रहा है। मेरे नीचे जो जमीन थी वो कुछ हमवार सी हो गई थी। कुछ दूर तक कोई टीकरी या चट्टान रास्ते में ना आई। ये मेरी कोई ढकी छुपी कुव्वत थी जो मुझे चला रही थी, वरना जिस्म में अब एक कदम भी उठाने की सकत नहीं रही थी। फिर यूं हुआ कि मेरा सर डोलने लगा और गशी की लहरें आने लगीं। शायद इस तरह हो रहा था कि मैं 2-4 सेकंड के लिए गशी में चला जाता और दिमाग खुद ही बेदार हो जाता था। ये ऐसे ही था जिस तरह मोटर बोट का तेल ख़त्म हुआ तो वो एक झटका खाती, उसका इंजन खामोश होता, फिर खुद ही चल पड़ता और फिर झटके से इंजन चुप हो जाता और आखिर बिल्कुल ही खामोश हो गया। मेरे साथ ऐसे ही हुआ और फिर मैं होशो हवास खो बैठा। कुछ याद नहीं कि मैं बैठ गया था या लेट गया था या गिर पड़ा था। मैं बेदार होने लगा, लेकिन मेरे पहलुओं पर ठोकरें पड़ रही थी। आंखें खुली तो मैंने देखा कि धूप निकली हुई है और 4 फौजी मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं और वो मुझे ठुड्डे मार रहे हैं। मैं फौरन उठा, तब देखा कि वो जापानी थे। मालूम नहीं कि वो मुझे गालियां दे रहे थे या मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ और यहाँ मैं किस तरह पहुंचा हूँ। उनके हाथों में राइफलें थीं और हर राइफल के आगे संगीन चढ़ी हुई थी। एक जापानी ने संगीन मेरे पेट के साथ लगाकर मालूम नहीं गुस्से में क्या कहा। इंडियन, मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। इंडियन आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। मैंने इस तरह के इशारे हाथों से किए कि मैं इंडियन आर्मी से भाग कर आया हूँ और इधर यानी उस तरफ इंडियन नेशनल आर्मी में जाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी राइफल उठा ली थी और 3 रिवाल्वर भी मेरी पतलून से निकाल लिए थे। वो शायद समझ गए थे, वरना जापानियों से यह तवक्को नहीं रख सकता था कि वो मुझे जिंदा रहने देंगे। मैं इशारों से उन्हें बता रहा था कि मुझे पीछे ले चलो। उनमें एक जापानी नायक या हवालदार मालूम होता था। उसने फैसला किया कि मुझे पीछे ले जाए। मेरा ख्याल है वो इशारे समझ गया था। ये चारों जापानी गालबन पेट्रोल ड्यूटी पर थे। वो मुझे पीछे ले चले। अब तोपों के धमाके और ज्यादा साफ सुनाई देने लगे। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे फिजा में बमबार तैयारे उड़ते नजर आए। वो बमबारी कर रहे थे। मैं मैदान जंग में पहुंच गया था। मुश्किल यही नजर आ रही थी कि यह जापानी मुझे अपने किसी अफसर के पास ले जा रहे हैं। अगर वो भी मेरी जबान और मेरे इशारे ना समझता तो मुझे गोली मार देगा, या उसने रहम किया तो जंगली कैदी बनाकर मुझे पीछे भेज देगा। ज्यादा इम्कान यही था कि मुझे मार डालेंगे। जापानी बैनुल अक़वामी क़वाइद ज़वाबित और रेड क्रॉस की पाबंदियों के कायल नहीं थे। बड़ी जालिम कौम थी। 1 मील से कुछ दूर ज्यादा सफर तय किया तो मुझे और भी जापानी नजर आने लगे। वहां कोई खैमा नहीं था, ना ही फ्रंट पर खैमे लगाए जाते थे। फौजी खंदकें खोद कर उनमें रहते थे। मुझे एक जगह रोका गया। गहरा खोदा हुआ खड्ड था जिसके ऊपर जाल बिछा हुआ था और उस पर दरख्तों की टहनियां बिखरी हुई थी। मेरे सामने सीढ़ियां सी बनी हुई थी जो उस खड्ड के अंदर जाती थी। वो जापानी जो नायक या हवालदार था मुझे बाजू से पकड़कर नीचे ले गया
नीचे तो एक कुशादा कमरा बना हुआ था। एक तरफ फोल्डिंग मेज थी और फोल्डिंग कुर्सियां थी जिन पर 3-4 जापानी बैठे हुए थे और वो ऑफिसर थे। मुझे नीचे ले जाने वाले जापानी ने उन्हें कुछ कहा और मेरी राइफल और 3 रिवॉल्वर मेज पर रख दिए। एक ऑफिसर ने गुस्से से बोलते हुए कुछ कहा। मैं एक लफ्ज भी ना समझ सका और यही रट लगाता रहा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। एक ऑफिसर ने उस जापानी से कुछ कहा तो वो दौड़ता हुआ ऊपर चला गया। फिर ये जापानी अफसर मुझे सर से पांव तक और फिर पांव से सर तक देखते और आपस में कुछ बातें करते थे। कुछ ही देर के बाद वो जापानी वापस आया। उसके साथ एक आदमी था जो जापानी नहीं लगता था। वो बर्मा का रहने वाला था या सिंगापुर या मलाया वगैरह का बाशिंदा था। बाद में पता चला था कि मलाया का बाशिंदा था। उसने आते ही मेरे साथ उर्दू में बात की, मुझसे पूछा मैं कौन हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं किस तरह अपनी बटालियन से भगोड़ा हुआ हूँ और जंगल में भटक गया था और एक जगह रुका रहा। मैंने बताया कि मैं INA में शामिल होने के लिए भगोड़ा हुआ हूँ। ये तो ना बताया कि मैंने 9 जापानियों को मार डाला था, अलबत्ता ये बताया कि एक अंग्रेज़ पायलट को कत्ल किया था। फिर मैंने जापानियों के हक में कुछ बातें की। ये मलाई जापानी ज़बान खूब जानता था। उसने मेरी सारी बात सुनकर जापानी ज़बान में जापानी अफसरों को सुनाई। अफसरों ने कुछ सवालात किए जो उस मलाई बाशिंदे ने मुझसे उर्दू में पूछे और मैं जवाबात देता रहा। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जापानी फ़ौज के अफसरों के दिलों में रहम की लहर आ गई और उन्होंने हुक्म दिया कि मुझे पीछे भेज दिया जाए। मलाई आदमी मुझे अपने साथ ले चला और मुझसे रास्ते में पूछा कि तुम किस मज़हब के आदमी हो। मैंने उसे बताया कि मैं मुसलमान हूँ। वो बहुत खुश हुआ और उसने मेरे साथ हाथ मिलाया। वो भी मुसलमान था और उसका नाम उमर था। वो मुझे वहाँ से कमोबेश 2 फरलांग दूर ले गया। वहाँ कुछ जापानी मौजूद थे और उनमें एक हिंदुस्तानी फ़ौजी भी था। मलाई ने उस हिंदुस्तानी के साथ मेरा तारुफ करवाया। उसका नाम फसी अहमद था। उमर मुझे उसके हवाले करके चला गया। फसी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने उसे बताया और अपनी बटालियन का नंबर भी बताया। फसी इंडियन आर्मी के एक तोप खाने में हवालदार क्लर्क था। वो भी मेरी तरह भगोड़ा होकर इस तरफ आ गया था। उसके साथ बातें हुई तो मालूम हुआ कि उसे यहाँ आए कमोबेश 1 साल हो गया है। वो जलंधर का रहने वाला था। तुम इधर कहाँ आ निकले हो यार, फसी ने मुझे आहिस्ता से कहा। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी तरह सुनी सुनाई बातों से जोश में आ गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा फसी भाई, मैंने हैरान सा होकर पूछा। अब तुम आ ही गए हो तो कोई फिक्र ना करो, फसी ने कहा। जरा आराम कर लो तो सारी बात सुनाऊंगा। अभी ये सुन लो कि ये INA हिंदुओं की बनाई हुई फौज है। इनका प्रोग्राम यह है कि वो हिंदुस्तान को फतह करके हिंदुओं की झोली में डाल दें। मालूम होता है कि हिंदुओं का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि जापानियों के पांव उखड़ गए हैं और उन्होंने पसपाई इख्तियार कर ली है। मुझे यही नज़र आ रहा है कि जापानी अंग्रेज़ों और अमरीकियों के सामने नहीं ठहर सकेंगे। बहरहाल तुम खुशकिस्मत हो कि यहाँ तक जिंदा और सलामत पहुँच गए हो। मैं एक ड्यूटी पर यहाँ आया हूँ और अब तुम्हें साथ लेकर पीछे जाऊँगा। पहले ये बताओ कि कुछ खाया पिया है या नहीं। भूख से मर रहा हूँ, मैंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ खिला दो भाई। सफ़ी बड़ा ही प्यारा आदमी और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त साबित हुआ था। वो फौरन उठा और वहाँ से चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में 2 प्लेटें थी। बहुत अच्छा खाना था। बड़ी मुद्दत के बाद इतना अच्छा खाना देखा था। मैं खाने पर टूट पड़ा और फसी मुझे INA की बातें सुनाता रहा। मैं एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका था। इस दुनिया में दाखिल होने के लिए मैं फ़ौज से भगोड़ा हुआ था। मेरा मकसद था हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना। इसका तरीका ये इख्तियार किया था कि जापानियों के साथ जा मिलूं, लेकिन फसी अहमद ने ऐसी बात कह दी जो कभी ख्वाब ख्याल में भी मेरे जहन में नहीं आई थी। फसी कहता था कि हिंदू हिंदुस्तान के हुक्मरान बनना चाहते हैं और जापानी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल कर ये मुल्क हिंदुओं को दे देंगे। ये तो मैं जानता था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों में कशीदगी पाई जाती है और ये कशीदगी कभी कभी दुश्मनी का रंग इख्तियार कर लिया करती है। लेकिन मैं समझता था, और शायद मैं गलत समझता रहा हूँ, कि हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में मुखलिस हैं और वो मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे। मैं फसी की बात रद्द नहीं कर सकता था। वो कोई अनपढ़ फौजी नहीं था, मैट्रिक पास था, जो उस वक्त के म्यार के मुताबिक अच्छी खासी तालीम समझी जाती थी। उस वक्त तालीम का यानी स्कूलों और कॉलेजों का ये बदतर हाल नहीं था जो आजकल देखने में आता है। हमारे वक्तों में उस्ताद अपना फ़र्ज़ दयानतदारी और जाँफिशानी से अदा करते थे। आज का ग्रेजुएट हमारे वक्तों के मैट्रिकुलेट का मुकाबला नहीं कर सकता। उस वक्त जमादार यानी नायब सूबेदार और सूबेदार वगैरह भी अनपढ़ हुआ करते थे, जिनमें 10 जमातें पास बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा मालूम होता था। फसी की बातों में दानिशमंदी थी और वो पुर असर अंदाज से बोलता था। फसी भाई, मैंने कहा, तुम कहते हो कि जापानियों के पांव उखड़ गए हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि जापानी हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे और हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेगा।
हाँ भाई, फसी ने कहा, मेरा मतलब यही है। ये मेरा मतलब ही नहीं बल्कि यह हकीकत है। पूरे बर्मा पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब आधा बर्मा उनके कब्जों में चला गया है। हमारा क्या बनेगा? मैंने परेशानी के आलम में कहा। अगर जापान की फौज पसपा हो गई तो हम अंग्रेजों के जंगी कैदी बन जाएंगे, और हमारी हैसियत जंगी कैदी वाली नहीं होगी, बल्कि हम भगोड़े करार दिए जाएंगे और हमारा कोर्ट मार्शल होगा। कम से कम 14 साल सजाए कैद मिलेगी, और हो सकता है कि हमें महाज से भागने के जुर्म में गोली ही मार दी जाए। कभी तुमने सोचा कि हम इस सजा से बचने के लिए कहाँ जाएंगे? नहीं यार, फसी ने कहा, मैंने अपना अंजाम कभी नहीं सोचा। हो सकता है कि जापानी पीछे हटकर कहीं कदम जमा लें, लेकिन हम जिस मकसद के लिए अपनी फौज से भागे थे वो मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें पीछे मलाया ले जा रहा हूँ, जहाँ जापानियों की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर है। वहाँ खुद देख लेना कि हिंदुओं का रवैया क्या है और मुसलमानों की पोजीशन क्या है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि INA में मुसलमानों की अक्सरियत है। अभी इतना परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं। जापानी हमें धोखा नहीं देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हमें अंग्रेज़ों के हवाले करके भाग नहीं जाएंगे, बल्कि हमें अपने साथ जापान ले जाएंगे। यहाँ मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ना ही तुम करना, क्योंकि हमारे साथ 3 हिंदू हैं। उनके साथ दोस्ताना रवैया रखना। सिर्फ एक बात बता दो, मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या ड्यूटी दे रहे हो? इंटेलिजेंस, फसी ने जवाब दिया। ये जापानियों के इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में ज़्यादातर हिंदुस्तानी रखे गए हैं। मैंने यहाँ 4-5 महीने ये ड्यूटी की है। ड्यूटी ये थी कि रात को हम लाउड स्पीकर दूर आगे हिंदुस्तानियों के आगे मोर्चों के करीब रखाते हैं और पीछे आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जहर उगलते और हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें करते थे। हम हिंदुस्तानी फौजियों को पुकारते और कहते थे कि गुलाम बनकर ना लड़ो, जापानियों का साथ दो, ये हिंदुस्तान तुम्हारे हवाले कर देंगे और तुम्हारी गुलामी ख़त्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह। अब ये ड्यूटी ख़त्म हो गई है क्योंकि जापान की फ़ौज तेज़ी से पीछे हट रही है। हम 2-3 दिनों तक वापस चले जाएंगे और तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। मेरी ड्यूटी में इंडियन आर्मी के भगोड़े फौजियों का इस्तकबाल भी था। फसी की इन बातों से मेरी बेचैनी कुछ कम तो हो गई, लेकिन ख़त्म ना हुई। फिर ये बेचैनी पछतावे की सूरत इख्तियार कर गई। बार बार ख्याल आता कि मुझे फ़ौज से यूं भगोड़ा नहीं होना चाहिए था। मैं तो जापानियों के इस भरोसे पर चला आया था कि जिस तरह वो हैरान कुन तेज़ी से मलाया और बर्मा पर काबिज हो गए थे, ऐसे ही चंद दिनों में पूरे हिंदुस्तान पर छा जाएंगे और अंग्रेज़ भाग जाएंगे। लेकिन अब सुना कि जापानियों ने तो रिवर्स गेयर लगा लिया है, तो मुझे ख्याल आया कि अंग्रेज़ों के साथ मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या ये कि मैं अकेला ही अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था। फिर दिमाग में ये आई कि मैं इन्हीं बर्मियों में अच्छा था जो झोंपड़ियों में रहते थे और मुझे अपना पीर और मुर्शद समझते थे, मगर वहाँ भी मुसीबत आन नाजिल हुई और भागना पड़ा। अब तो सब्र और शुक्र के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मेरी किस्मत जापान की फ़ौज के साथ वाबस्ता हो गई थी। मैं पिछले किसी बाब में जापानियों की बर्क रफ्तारी, पेशकदमी और फतूहात का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़े से इजाफे के साथ एक बार फिर इसका हवाला दूंगा। जापानियों में हुब्बुल वतनी का और लड़ने का जज्बा ऐसा था कि जो सुनता था वो उंगलियां दांतों में ले लेता था और कुछ देर हैरत ज़दा रह जाता था। और अब हुआ यूं कि जापानी जितनी तेज़ी से आए थे उतनी ही तेज़ी से पसपा होने लगे थे। बर्मा से जापानियों की पसपाई की 2 वजूहात थी। उनमें एक ये थी कि अंग्रेज़ों और अमरीकियों ने बेपनाह जंगी ताकत से बर्मा पर जवाबी हमला किया था। उन दोनों बड़ी ताकतों ने अपनी एयरफोर्स और नेवी को इस तरह इस्तेमाल किया कि जापानियों के कदम उखड़ गए। जापानियों की पसपाई की दूसरी वजह यह थी कि मशरिक़ बईद के बहुत बड़े इलाके पर उनका कब्ज़ा था और ये कब्ज़ा मुस्तहकिम था। आम ख्याल ये था कि बर्मा से पीछे हटकर वो उन इलाकों में कदम जमा लेंगे और अपनी फ़ौज की अलसर-ए-नो तंजीम करके बर्मा पर जवाबी हमला करेंगे। एक वजह और भी थी जो जापानियों की कमज़ोरी बन गई थी। मैं फ़ौजी ज़बान में बात कर रहा हूँ। उनकी सप्लाई लाइन लंबी हो गई थी। उनकी कुमक और रसद बर वक्त मंजिल तक नहीं पहुँच सकती थी। इसके अलावा उनकी सप्लाई लाइन अंग्रेज़ों और अमरीकियों के बमबार तैयारों की जद में रहती थी।